Good morning students, I am Poonam Khetan and I welcome you to MKH video series. So students, we are continuing your book, civics books, democratic politics और उसका chapter number 3 वो हम continue कर रहे हैं. Before that, in previous lecture we have covered about electoral politics. तो ये जो chapter है आपका electoral politics, इसमें आपकी elections के बारे में जो basic चीज़ें हैं वो आपको बताई हुई है. इससे पहले हमने कवर किया कि जो हरियाणा के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उसमें चौधरी देवीलाल किस तरीके से एक लीडर के रूप में आ रहे हैं, देन वो सीएम बनते हैं. हरियाणा के अंदर कितने में से कितनी सीट जो हैं वो उनकी पार्टी लेके आ रही है, जीत रही है और फिर वो सीएम सेलेक्ट हो गए हैं. देन इलेक्शंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जो उसको फेयर बनाती है या डेमोक्रेटिक बनाती हैं, और जो पार्टीज़ होती हैं क्या उनके बीच में इलेक्शन होना चाहिए या उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए, इज़ दैट ओके. इन सभी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर किया था. सो नाउ थोड़ा सा और आगे चलते हैं. व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि इलेक्शन होते क्या हैं. हम तो कन्फ्यूज़ हो गए हैं. जब हम छोटे थे तो हम भी बहुत कन्फ्यूज़ थे कि क्या MLA होते हैं, क्या MP होते हैं, इलेक्शन होते ही रहते हैं हमारी कंट्री के अंदर. तो चलिए वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो, उस कन्फ्यूज़न को बिल्कुल क्लियर करेंगे हम. तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर. आज टॉपिक आज का व्हाट इज़ अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन. हम आवर सिस्टम मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं. गॉट इट. इन इंडिया इलेक्शन आर हेल्ड आफ्टर 5 years रेगुलरली, मतलब ये रेगुलरली हर 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं. मेन जो इलेक्शंस होते हैं वो 2 काइंड्स के इलेक्शन आपने सुने होंगे. आपने सुना होगा कि जनरल इलेक्शन है, आम इलेक्शन है, इस तरीके से है ना. और एक होते हैं विधानसभा के. ठीक है, लोकसभा और विधानसभा 2 यहाँ पे सदन हैं, उनके बारे में पहले बात करेंगे. लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, देन विधानसभा के इलेक्शन होते हैं. बस आप 2 नाम ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, क्लियर होती जाएंगी चीज़ें, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल. 2 काइंड्स ऑफ इलेक्शन यहाँ पे हेल्ड होते हैं मेजरली. और भी पंचायत के, वार्ड के, ये भी इलेक्शंस होते रहते हैं, लेकिन जो मेजर इलेक्शन है जो कि जो सेंटर के अंदर किसकी गवर्नमेंट आएगी और आपके स्टेट के अंदर किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, वो जिस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, जिन इलेक्शंस पे डिपेंड होते हैं, वो 2 काइंड्स के होते हैं इंडिया के अंदर. वन इज़ लोकसभा इलेक्शन, सेकेंड वन इज़ विधानसभा इलेक्शन. गॉट इट. तो चलिए बात करते हैं लोकसभा इलेक्शन की. ठीक है, इन लोकसभा इलेक्शन को हम जनरल इलेक्शन भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन. अब इनको जनरल इलेक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सभी लोग जो है कंट्री के अंदर एक साथ वोट देते हैं. ठीक है, एक ही टाइम पीरियड में कुछ जो 3-4 डेज़ का जो टाइम होता है या विदिन 15 डेज़ ये इलेक्शन जो है वो कवर हो जाते हैं. अलग अलग टाइम में अलग अलग स्टेट्स के अंदर ये हेल्ड होते हैं. कैसे होते हैं वो चलिए बात करते हैं. ये ऑल्दो बुक में आपको ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये इलेक्शन आप ये समझ लीजिए कि हम क्या करने के लिए मेजरली इलेक्शन होते हैं. ये PM यानी आपकी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाला है, सेंटर के अंदर किसकी गवर्नमेंट होने वाली है, इसके लिए ये इलेक्शन होते हैं. उसको बोलते हैं लोकसभा इलेक्शन या फिर जनरल इलेक्शन. लोकसभा इलेक्शन या फिर जनरल इलेक्शन. इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसके होते हैं? सबके होते हैं, सब जनरल लोगों के होते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट से बिलोंग करते हैं. प्राइम मिनिस्टर सबसे बिलोंग करते हैं, सबके लिए इक्वल होते हैं, सेंटर में होते हैं. तो इसीलिए इसको जनरल इलेक्शन बोला जाता है. ठीक है, फिर देखेंगे आप कि एक बाई इलेक्शन भी आपके यहाँ पे आता है. तो बाई इलेक्शन कम इसलिए होते हैं कि अगर किसी सीट पर किसी पर्सन की, यानी जो लीडर पहले वहाँ पे इलेक्ट हुए थे, किसी वजह से वो रिज़ाइन कर देते हैं या फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे एक बार अलग से इलेक्शन कराने पड़ जाते हैं, तो उसको हम बाई इलेक्शन बोलते हैं. अदरवाइज़ ये जो इलेक्शंस होते हैं ये पूरा जो इंडिया है आपका, उसके अंदर ऑलमोस्ट एक ही टाइम पीरियड के अंदर सब में होंगे ये. ठीक है, लाइक जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, UP, बिहार, अलग अलग जो स्टेट आपके बने हुए हैं, तो उन स्टेट के अंदर सब में एक साथ में ये इलेक्शन होते हैं, इसलिए इनको जनरल इलेक्शन बोला जाता है. अब इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी यानी ये इलेक्शन कैसे होते हैं? वी फॉलो एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन. अब देखिए
ये तो आपको पता होगा कि हम जो लोग इलेक्शन करते हैं, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, वोटर्स किसको इलेक्ट करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं तो ये एरिया बेस्ड होता है। जैसे हरियाणा वाले केस में हमने क्या देखा कि 90 सीट्स में से 70% जो 70+ सीट्स कौन जीत रही है, वो जो चौधरी देवीलाल की जो पार्टी है वो विन कर रही है उसके अंदर। तो क्या सभी लोग, आपके माइंड में ऐसा आता है कि क्या सभी लोग उन सभी सीट्स पे जाके और वोट करके आए हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, इंडिया जो है फिजिकली भी एक वास्ट कंट्री है, बड़ी कंट्री है एरिया वाइज, तो इसको क्या कर दिया है, एरिया वाइज डिवाइड कर दिया है, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर आपके यहाँ पे कितने स्टेट्स बनाए हुए हैं, कुछ 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हमने क्या किया है, उनको फिजिकली डिवाइड कर दिया कि ये राजस्थान है, ये MP है, ये हरियाणा है, ये UP है, ये महाराष्ट्र है। इस तरीके से स्टेट्स बने हुए हैं आपके, और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब क्या हो गया, उन स्टेट्स के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, उन स्टेट्स को, वो अब क्या हो गया, अलग एरिया हो गया। अब उन स्टेट्स को भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। दीज एरिया आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। क्या बोला जाता है इनको, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज। अब वोटर्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी से ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, लाइक हम राजस्थान से हैं, राजस्थान में गंगानगर हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो हम जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो सिर्फ गंगानगर के अंदर जो इलेक्शन होंगे या उनको जहाँ पे जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनको हम वोट देने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, लाइक जयपुर में, हम जयपुर में कौन खड़ा हुआ है तो हम उनको भी वोट देने जाएंगे। नो, हम कहाँ पे वोट दे रहे हैं, जो हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है हम सिर्फ वहीं पे वोट देंगे। जयपुर के लोग जयपुर में देंगे, जोधपुर के जो जोधपुर में देंगे, अजमेर के लोग अजमेर की अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वोट देंगे, बाहर के एरिया में वो नहीं जाएंगे। हो गया। इससे क्या हुआ कि आपको सिर्फ अपने एरिया से अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करना है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं है, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है। अब जो है हमारी कंट्री जो है वो कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड है, 543, और एक्चुअल में +2 भी है। 2 एंग्लो इंडियंस जो होते हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, लेकिन अभी आप 543 नंबर्स जो है वो याद रखिए। कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 543। सीट्स 545 होती है, कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है, 543। रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। एवरी वोट इक्वल वैल्यू, यानी हर वोट की इक्वल वैल्यू होती है। तो ये कुछ बेसिक फीचर है। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। देखिए, ये हो गया हमारा इंडिया, ठीक है। अब जैसे कि इंडिया जो है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड है, और डिफरेंट स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। अब इतने स्टेट्स हैं, अब हम पर्टिकुलर एक स्टेट की बात करते हैं। लाइक मैं बात करती हूँ राजस्थान की, क्योंकि उसकी नॉलेज थोड़ी सी मुझे ज़्यादा है, इसलिए मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रही हूँ। और सेम वैसा ही प्रोसेस बाकी स्टेट्स के अंदर भी चलता है। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पे 25 इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी है। कितनी, 25। ऑल दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 30+ हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी है, 25। अब तो आप बोलेंगे कि जब डिस्ट्रिक्ट 33 है तो फिर कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों 25 है। तो वो जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी हम डिसाइड करते हैं, गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है तो उसका बेस क्या होता है, पॉपुलेशन। क्या होता है, पॉपुलेशन। तो कुछ स्टेट्स और एरिया भी, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं ऑल्दो, तो उन सबको डिसाइड करके और कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डिवाइड की जाती है। तो लाइक गंगानगर के अंदर हम रह रहे हैं तो सिर्फ गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारे एरिया में नहीं आता, बिल्कुल टच करता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट और है हनुमानगढ़, तो उसका हाफ एरिया भी गंगानगर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आता है। अब हाफ जो हनुमानगढ़ का एरिया है वो किसके अंदर जाता है, चूरू के अंदर। तो इस तरीके से क्या हुआ, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग
ऐसा मेजरमेंट किया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ऑलमोस्ट एक जैसी पॉपुलेशन आ जाए, ठीक है। क्योंकि जयपुर जो है वो बहुत बड़ी सिटी है, मेट्रो सिटी जैसी है, तो वो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो हो सकता है एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइडेड हो, ठीक है। तो वो उसका बेस रहता है। तो इस तरीके से राजस्थान के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है? 25। आपकी बुक के अंदर भी दी हुई है, अलग अलग स्टेट वाइज जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो आपको आपकी बुक के अंदर दी हुई है कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो उनको अगर मान लीजिए हरियाणा में हम मान लेते हैं 90 है, ठीक है, यूपी के अंदर 80 है, तो इन सभी को अगर आप मिलाएंगे, टोटल करेंगे, तो वो कितनी बन के आ रही है? 543 कॉन्स्टिट्यूंसी बन के आ रही है। गॉट इट? अब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से जो मेंबर इलेक्शन के लिए हम इलेक्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करके भेज रहे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्या होगा? अलग अलग कैंडिडेट, अलग अलग पार्टी से अलग अलग कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्ट होने के लिए आ रहे हैं। अब उनमें से जिसको वोट ज़्यादा मिल गए वो क्या हो गया? जीत गया, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो गया। अब इस रिप्रेजेंटेटिव को जो जनरल इलेक्शन के लिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी बोलते हैं। तो इवन आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप अपने पेरेंट्स से, बड़ों से, किसी से पूछिए कि आपके एरिया का, आपकी सिटी का, आपके विलेज का, जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है उसका एमपी एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आइडिया हो जाएगा। गॉट इट? समझ में आई? यहाँ तक समझ में आई आपको चीज़ें? इंडिया स्टेट्स के अंदर डिवाइड है, स्टेट्स के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट वाइज या एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी बनी होती है। उन कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उनको वोटर्स जो है अपना वोट देके उनको जिताते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए कोई बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसको हमने जिता दिया, और जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे भी अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं। अब 25 में से कितनी सीट्स बीजेपी लेके जाती है, कितनी सीट्स कांग्रेस लेके जाती है, या कितनी सीट सपा लेके जा रही है, डिफरेंट पार्टीज जो कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं। अब 25 में से जितनी भी सीट्स उनको आई, फिर अलग अलग स्टेट से उनको सीट्स मिल रही है। अब क्या हो रहा है? इन मेंबर्स का नाम पता चल गया आपको? दीज आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। क्या है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब क्या होगा? इस 543 में से जीतने के लिए हम किसको इलेक्ट करने जा रहे हैं? फाइनली पीएम। क्या करने जा रहे हैं? पीएम को इलेक्ट करने के लिए हम ये इलेक्शन करवाते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी पार्टी की आएगी या कौन हमारी जो कंट्री है उसका पीएम बनने वाला है, ये डिसाइड करते हैं ये इलेक्शन, जिनको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। समझ में आई यहाँ तक बात? हैव यू गॉट इट? आई होप यू गॉट एवरीथिंग। ओके, फिर क्या हो रहा है कि अलग अलग स्टेट से, मान लीजिए यहाँ से जो इस बार का रिजल्ट आया, मैं ऑलमोस्ट वैसा आपको बता रही हूँ, लाइक 25 में से 25 जो सीट्स हैं वो बीजेपी लेके गई। ऐसे ही जो यूपी है, यूपी में हो सकता है 80 में से कितनी सीट्स जो हैं वो बीजेपी लेके गई है या कांग्रेस लेके गई है। तो फिर डिसाइड कहाँ पे होगा प्राइम मिनिस्टर हमारे? वो इस पे डिसाइड होंगे कि 543 में से 51%, यानी मेजोरिटी क्या होगी? 51%। मेजोरिटी किसके पास होगी? जिसके पास में 51% सीट्स आ जाएंगी। इनको कॉन्स्टिट्यूंसी को आप सीट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनको सीट्स बोला जाता है नॉर्मली। तो अब 543 का अगर हाफ करें, मान लीजिए इसको आप बिल्कुल 50% पे आप इसको लेके आइए, ठीक है, तो कितनी बन जाएगी? 270 और 270 + 2, तो ये 272 जो होता है, और प्लस एक्चुअली 274 सीट्स जिसके पास आ गई वो क्या बनेगा? उस पार्टी का लीडर क्या बनेगा? पीएम बनेगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से कुछ सीट्स जो हैं वो 300+ जो सीट हैं वो किसने जीती? बीजेपी ने। और बीजेपी की जो पार्टी है उन्होंने अपना लीडर किसको सेलेक्ट किया? श्री नरेंद्र मोदी को। तो अब वो क्या बन जाते हैं? पीएम बन जाते हैं। ये प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके, नेम देके आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हम उन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से कनेक्ट कर पाएँ। ओके, तो ये जो इलेक्शन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? जनरल इलेक्शन। क्या हो गए? जनरल इलेक्शन। हम किसके लिए ये इलेक्शन कर रहे हैं? फाइनली अपने कंट्री के लिए, पीएम इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि क्या आपने जो पीएम है, क्या आपने उनको डायरेक्टली वोट दिया? क्या ऐसा कुछ था कि आपकी कंट्री के पीएम ये बनने वाले हैं,
ये 3-4 कैंडिडेट्स हैं, आप इनमें से बताइए कौन आपकी कंट्री का पीएम बनेगा। नहीं, हमने क्या किया, इनडायरेक्ट वोट दिया। इनडायरेक्ट वोट कैसे दिया, हमने तो अपने एमएलए को वोट दिया, जो हमारे एमपी को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसी पार्टी का जो लीडर है वो कहाँ पे बैठे, पीएम बने, तो हम उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से लोगों ने कांग्रेस के पर्सन को वोट दिया, तो वो उस पार्टी के पर्सन को वहाँ पे देखना चाहते हैं। लेकिन कहाँ पे डिसाइड होगा, डिसाइड यहाँ पे होगा कि मेजॉरिटी किसकी आती है, 51% या उससे ज़्यादा जो सीट्स ले जाएगा उस पार्टी का लीडर क्या करेंगे, पीएम के रूप में आपके सामने आएंगे। समझ में आ गई ये बात। नेक्स्ट देखते हैं, फिर आप ये देखेंगे कि एक और चीज़ आपको देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ और प्रोसेस, अब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, उसके बाद में विधानसभा जो है वो भी इलेक्शन होते हैं। ठीक है, अब विधानसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं वो देखिए। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। अब हमने क्या बात की थी, अभी इंडिया की बात की। ठीक है, अब इंडिया को जैसे मैंने बोला कि आपका अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड हैं। तो अब जो स्टेट्स होते हैं वो भी किस में डिवाइड होते हैं, वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। ठीक है, लाइक आप एमपी में रह रहे हैं, आप राजस्थान में रह रहे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, तो हमारे स्टेट्स जो हैं वो किस में डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट के आसपास की जो तहसील होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इस तरीके से वो भी एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, लाइक फिर से मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल दूंगी। तो राजस्थान के अंदर मान लीजिए 200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का मतलब हो गया विधानसभा। किसकी बात कर रहे हैं हम, विधानसभा इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो अब राजस्थान के अंदर 200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। अब जो ये इलेक्शन है, विधानसभा के जो इलेक्शन है, वो हम किसको इलेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, हम ये सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे स्टेट का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर कौन होना चाहिए। ठीक है, तो अभी विधानसभा के इलेक्शन किसके लिए हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए हो रहे हैं। समझ में आई। लोकसभा के इलेक्शन किसके लिए होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए। विधानसभा के इलेक्शन किसके लिए हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के लिए। ओके, अब अलग अलग सीट्स होती हैं। आप इन सीट्स को यानी जनरल इलेक्शंस वाली सीट्स को, जिनको हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं, उनको, और जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनको अलग रखेंगे। वो डिफरेंट होती है, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, अब जब हम सीएम को इलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन से इलेक्शन होते हैं, विधानसभा इलेक्शन होते हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अलग अलग स्टेट डिवाइड होते हैं। राजस्थान जो है वो 200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डिवाइड है। हो गया। अब यहाँ पे इलेक्शन होंगे। ठीक है, इलेक्शन के अंदर डिफरेंट पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि मैं इस पार्टी से हूँ, मैं इस पार्टी से हूँ। और कई बिल्कुल निर्दलीय होते हैं, बिना मतलब खुद की निर्दलीय खड़े होते हैं, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, अब फिर से हम वोट डालने जा रहे हैं। फिर से जिस पार्टी को हम पसंद करते हैं या हम चाहते हैं कि उस पार्टी का कैंडिडेट जो है वो सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि सीएम के लिए नहीं देखना चाह रहे हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके एरिया में जो बेस्ट कैंडिडेट है आप उसको वोट दे रहे हैं। आपने वोट दे दिया। अब 200 के अंदर से 51% क्या हुआ, मतलब 50 से ज़्यादा क्या हुआ, 101 सीट जिसके पास आ जाएगी, जिस पार्टी के पास में आ जाएगी 101 सीट, उसका जो लीडर है वो क्या बनेगा, आपके स्टेट का सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, फिर से वापस से कनेक्ट करूंगी प्रैक्टिकल चीज़ों से। राजस्थान के अंदर 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है। इस बार जब इलेक्शन हुए तो जो कांग्रेस पार्टी है वो 100 से ऊपर सीट्स लेके जा रही हैं। तो उस पार्टी के लीडर सीएम यानी श्री अशोक गहलोत जो है वो हमारे स्टेट के क्या बन रहे हैं, सीएम बन रहे हैं, चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। समझ में आ गया। अब जो ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यानी जिनको हमने
अपने अपने एरिया से, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट किया, उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको विधानसभा को आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे, ठीक है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली है। और इनको जो मेंबर्स जो जीत के आ रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आपके एरिया का, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मेंबर कौन है, यानी एट प्रेजेंट आपके एरिया से कौन MLA है। तो MLA और MP में कंफ्यूज नहीं होना है। MP, इसको आप अपोजिट कर लीजिए, देखिए MP के इलेक्शन कौन है, जिसको हम PM के लिए इलेक्ट कर रहे हैं, MP PM, MP PM, डन। और CM जो है वो हम किसके लिए कर रहे हैं, MLA। CM के लिए जो हम मेंबर इलेक्ट कर रहे हैं वो क्या है, MLA। उनको क्या बोलेंगे, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में हम उनको MLA बोलते हैं। गॉट इट, ठीक है। और यही प्रिंसिपल इसी तरीके से पंचायत में या म्यूनिसिपल जो इलेक्शंस होते हैं, यानी वार्ड्स के जो इलेक्शन होते हैं, आपने सुना होगा वार्ड मेंबर के इलेक्शन होते हैं। आपके जो सिटी होती है उसको क्या किया जाता है, अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अलग अलग वार्ड से जो है फिर डिफरेंट पार्टी के कैंडिडेट आते हैं सामने, आप उनमें से जिसको जिताना चाहते हैं उनको आप वोट देते हैं। और मोस्टली ये जो इलेक्शंस होते हैं ये थोड़ा पार्टी पे बेस नहीं रहते हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि जब लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऊपर लेवल की पार्टी नहीं देखेगी, जो लोकल लेवल पे बढ़िया काम करता है मोस्टली पर्सन जो है वो उनको वोट देते हैं, अपना वार्ड मेंबर सेलेक्ट करते हैं। तो ये जो तरीका है, जो सिस्टम है वो यही चलता है। ये अलग अलग एरिया में जाके डिवाइड हो जाता है। विलेजेस में भी ऐसे ही होता है, विलेजेस को अलग अलग ग्राम पंचायत के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, वहाँ पे सरपंच के वोट होते, इलेक्शंस होते हैं, तो सिस्टम वहाँ पे यही रहता है, ठीक है। तो मेजर जो इलेक्शंस रहते हैं वो क्या रहते हैं, लोकसभा के और विधानसभा। लोकसभा के या जिनको जनरल इलेक्शन बोलते हैं वो हम किसके लिए करते हैं, PM के लिए। जो विधानसभा या जिनको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं वो इलेक्शन हम किसके लिए करते हैं, CM के लिए। जो जनरल इलेक्शन के अंदर हम अपना कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और जो इसके लिए कर रहे हैं वो कहाँ पे जाएंगे, स्टेट के अंदर MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। These constituency are counted as seats। सीट्स का मैंने बता ही दिया कि मोस्टली इनको क्या बोला जाता है, सीट्स। जैसे ये कितनी सीट्स है, कितनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स है राजस्थान के अंदर, 200। और जो अगर इसकी बात करें यहाँ पे कितनी थी, ये डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी या सीट्स, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं है कि जो जनरल इलेक्शन होते हैं ना, जनरल इलेक्शन ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे सारी कंट्री के अंदर होते हैं, क्योंकि सारी कंट्री के अंदर होंगे, पूरी कंट्री के अंदर होंगे, तभी तो आप स्टेट वाइज सभी 543 के अंदर से डिसाइड कर पाएंगे कि किसकी मेजॉरिटी आई, ठीक है। तभी आप डिसाइड कर पाएंगे ना। ऑल्दो 2-3 डेज का गैप रहता है, क्योंकि एक दिन के अंदर पूरी कंट्री के अंदर इलेक्शन नहीं होते हैं, क्योंकि मैनेज करना होता है, आपको पुलिस भी भेजनी है, आर्मी भेजनी है, पर्सन वहाँ पे जो इलेक्शन वहाँ पे करवाएंगे तो वहाँ पे जो कुछ सर्विसमैन भी चाहिए, लोग चाहिए आपको सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो 1-2 डेज का गैप रहता है, लेकिन विद इन 15 डेज ये सारे इलेक्शंस हो जाते हैं और सबका रिजल्ट जो है वो एक ही दिन निकलता है, ठीक है। इसलिए ये जनरल इलेक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक टाइम में ही ये पूरी कंट्री के अंदर हो रहे हैं। ये स्टेट वाइज जो है जब इनका टेन्योर पूरा हो जाता है, मान लीजिए किसी स्टेट का टेन्योर आज पूरा हुआ तो वहाँ पे इलेक्शन अब हो जाएंगे। किसी स्टेट का टेन्योर अगले साल पूरा हो रहा है तो उनके 5 साल तब अगले नेक्स्ट ईयर पूरे होंगे तो वहाँ पे इलेक्शन तब होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम चलता है। तो ये जो है वो हमारा सिस्टम है इलेक्शन का, इंडिया का। गॉट इट। नेक्स्ट टॉपिक इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नाउ आप सोचेंगे कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, 26 जनवरी 1950 के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट में आ रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले क्या था,
हम फ्री हुए ब्रिटिश रूल से, उससे पहले हमारा जो कंट्री था वो ब्रिटिश लोगों के अंडर था। अब उस टाइम में क्या हो रहा था कि बहुत सारे सोसाइटी के अंदर डिफ्रेंशिएट किया जा रहा था। कुछ लोगों को ये बोला जा रहा था कि ये लो कास्ट से बिलोंग करते हैं और बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, जिसकी वजह से उनको सोसाइटी से बिल्कुल ही अलग मान लिया गया। जो एजुकेशन, जो फैसिलिटीज़ नॉर्मल लोगों को मिल रही थी, उन फैसिलिटीज़ से भी वो अलग हो गए, यानी जो मेन स्ट्रीम है उससे वो अलग होकर चलने लगे, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बहुत वीक रह गए। ठीक है, इकोनॉमिकली वो वीकर सेक्शन के अंदर आने लगे। अब क्या हो रहा है कि जिस टाइम पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, उस टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे दे वर वरीड कि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम इलेक्शन भी फ्री और फेयर तरीके से कराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो कि जो ये वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो ये वीकर सेक्शन है, क्योंकि इनको चांस नहीं मिल रहा, एजुकेशन का चांस नहीं मिला, बाकी फैसिलिटीज़ का चांस नहीं मिला, जिसकी वजह से वो बहुत बैकग्राउंड के अंदर बैक चले गए हैं, बैकवर्ड चले गए हैं और वो सोसाइटी के साथ में आगे आके नहीं चल पा रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम करना चाहिए ताकि उनको भी वोट देने का भी राइट मिले इक्वल, प्लस वो खुद भी उस चीज़ को लीड करने के लिए लायक हों। अदरवाइज़ क्या होगा कि ठीक है, आपने सबको वोट देने का तो राइट दे दिया, जो वीकर सेक्शन है वो भी वोट दे रहा है, जो पुअर है, जो रिच है, सब दे रहे हैं वोट, ओके, दिस इज़ काइंड ऑफ इक्वालिटी। लेकिन अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर उसके पास में रिसोर्स नहीं है, तो वो खुद लीड नहीं कर पाएगा, वो चांस उससे चला जाएगा। तो इस चिंता को देखकर, इस चीज़ के लिए जब वो बॉदर हुए तो उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम लेके आए। सो उससे पहले आप थोड़ा थियोरी देखेंगे। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्स एवरी सिटीजन इलेक्ट हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव टू, यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हर सिटीजन को ये चांस देता है, इंटाइटल करता है कि वो इलेक्ट कर सके अपने रिप्रेजेंटेटिव को। ठीक है, आपने चांस दे दिया कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सके, चाहे वो पुअर है, चाहे वो रिच है, चाहे वो कितना ही एजुकेटेड है, चाहे वो इलिटरेट है, बुजुर्ग है, बड़ा है, छोटा है, सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस रिलीजन से है, कास्ट से है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने उनको चांस दे दिया। और एक चांस क्या दिया है, टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसको ये भी चांस मिलना चाहिए, हर पर्सन को ये चांस मिलता है कि आप भी अपने आप को एज ए रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट कर पाओ। ठीक है, तो वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो कहीं बाहर से आए हैं, क्या वो कोई एलियन है? नहीं ना, वो कौन है, हम में से ही तो कोई एक है। तो अगर वो हम में से कोई एक है तो सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, पर्टिकुलर रिलीजन से आते हैं, डजंट मैटर। तो हर किसी को ये चांस मिलना चाहिए कि वो रिप्रेजेंटेटिव खुद को भी बना पाए। सो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वरीड अबाउट वीकर सेक्शन मैनी मे नॉट स्टैंड ए गुड चांस टू गेट इलेक्टेड। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो वो इस चीज़ के लिए वरीड थे कि जो वीकर सेक्शन है कि हो सकता है कि वो उनको एक गुड चांस नहीं मिले टू गेट इलेक्टेड, मतलब उनको इलेक्ट होने का चांस नहीं मिले जिस तरीके की सोसाइटी थी। तो उन्होंने एक स्पेशल सिस्टम बना के लेके चला कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हम कुछ बना दें, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कुछ बना दी जाए, ताकि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, उन पर्टिकुलर सीट्स के अंदर इन्हीं वीकर सेक्शंस के लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। Some constituencies are reserved for SC and ST। तो वीकर सेक्शंस में कौन कौन से लोग आते हैं? वीकर सेक्शन को भी 2-3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। SC यानी शेड्यूल कास्ट, ST यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, और OBC, लेकिन अभी यहाँ पे OBC को पहले इंक्लूड नहीं किया गया था, ऑल्दो थोड़े टाइम बाद में, अभी रिसेंट टाइम में जो लोकल लेवल के इलेक्शंस रहते हैं वहाँ पे कुछ सीट्स जो हैं वो OBC के लिए भी रिजर्व की गई हैं। लेकिन ये जो है वो सोसाइटी के बहुत वीकर सेक्शन थे। ये लोग जो है शेड्यूल जो कास्ट के लोग हैं वो क्या है, सोसाइटी के अंदर ही रह रहे हैं, पर फिर भी इनको सोसाइटी से अलग देखा जाने लगा, जिससे कि ये लोग क्या करते गए, पीछे होते गए सोसाइटी से। शेड्यूल ट्राइब यानी जो आदिवासी लोग हैं, जो ऐसा एरिया है इंडिया के अंदर अभी भी लोग जंगलों में रह रहे हैं, ट्राइबल एरिया के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ के नाम पे कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से ये वीक रह गए। ठीक है, तो दो
दो पार्टीशन हो गए ना उसके, एक तो सोसाइटी में रह रहे हैं बिल्कुल जैसे हम सिविलाइज एक एरिया में रह रहे हैं वहीं पे रहते हैं, लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो लोग पीछे हो गए, और एसटी जो कि पूरा एक पर्टिकुलर एरिया या कुछ ऐसी जनजातियां जिनको बोल सकते हैं वो उस जो डेवलप्ड एरिया नहीं है, जंगली एरिया है, वहाँ पे रह रहे हैं, जिस वजह से उन तक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँची और वो मेन स्ट्रीम में ऐड नहीं कर पाए। तो इन दो सेक्शंस को अलग, इनको एक कैटेगरी बनाई गई, एक एससी की और एक एसटी की, ठीक है, ताकि उनको तो हम कुछ और फैसिलिटी देकर उनको इक्वल सोसाइटी के अंदर सबको इक्वल लेके हम चल सकें, ठीक है। तो कुछ सीट्स जो है, कुछ सीट्स यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ही बात कर रहे हैं। सीट्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखा है आई एम स्पीकिंग सीट्स, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। तो कुछ जो सीट्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्या कर दिया गया, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर कर दिया गया। करंटली इन लोकसभा के अंदर, लोकसभा मतलब कौन सी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, राइट। हम किसके लिए करते हैं ये, पीएम अपनी कंट्री का जब इलेक्ट करते हैं तो कितनी सीट्स हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। ध्यान रखना है, रिमाइंड इसलिए करवा रही हूँ ताकि रिकॉल होता रहे, याद रहता रहे आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे लोकसभा के अंदर कितनी सीट्स हैं, 84 सीट्स एससी के लिए रिजर्व है, 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। 47 एसटी के लिए, 84 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। तो इसका मतलब, अब रिजर्व का मतलब क्या, आपको ये तो समझ में आ गया कि कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी। रिजर्व का मतलब देखिए, हम कब बात करते थे 543 सीट्स पे इलेक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग मेंबर कैंडिडेट्स वहाँ पे आ रहे हैं आपके सामने। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उनकी पॉपुलेशन किस तरीके की है, कई बार जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन में एससी जो कैंडिडेट एससी जो लोग हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उस सीट को क्या किया जाता है कि वहाँ की सीट को एससी या एसटी जो भी डिपेंड करता है उनके पॉपुलेशन पे, अगर वो लोग ज़्यादा हैं तो उसको उस कास्ट के लिए या उस कैटेगरी के लिए उसको रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ से अब क्या होगा, जो सीट रिजर्व है, मान लीजिए कोई राजस्थान की सीट की हम बात करें तो जो गंगानगर सीट है वो मान लीजिए एससी के लिए रिजर्व है, तो वहाँ पे अब जब एमपी के इलेक्शन होंगे, एमपी की बात करें, एमएलए की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एमपी के जब भी इलेक्शन होंगे तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट ही वहाँ पे खड़े हो सकते हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी से हो। बीजेपी जो है वो अपना एससी का कैंडिडेट लेकर आ रही है, कांग्रेस अपना एससी का कैंडिडेट लेके आ रही है, सपा जो है वो अपना कैंडिडेट लेके आ रही है, बसपा अपना कैंडिडेट लेके आ रही है, और जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं कैंडिडेट वो भी एससी कैटेगरी से ही होंगे, बाकी दूसरी कैटेगरी के लोग वहाँ पे कैंडिडेट ही नहीं बन सकते, ठीक है। तो ये होता है रिजर्वेशन, गॉट इट। अब उससे क्या होगा, उस पर्टिकुलर, ये जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, तो हो सकता है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे एससी पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इसलिए ही उनको लीड करने का चांस वहाँ पे दिया गया हो। अब जब वहाँ पे सिर्फ एससी कैंडिडेट ही आपके सामने आ रहे हैं, उनमें से ही आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है, उनको वोट देना है, तो उससे क्या होगा कि जो पर्टिकुलर वो सोसाइटी जो वीकर सेक्शन रह गया था उन लोगों को एजुकेट होने का मौका मिलता है, उनको लीड करने का मौका मिलता है, चांस मिल रहा है कि वो लोगों के सामने आ सके, उनका रिप्रेजेंटेटिव के सामने, तो वो पूरी एक मेन स्ट्रीम से जुड़ जाते हैं, सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए हैं, सब कुछ इक्वली उनको प्रोवाइड हो रहा है, जिससे कि जो 1950 की हम बात करें और आज की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क आया है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हुई है, अच्छी हुई है, ठीक है। तो ये होता है रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, गॉट इट। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ सीटों में अब लोकल लेवल पे ओबीसी को भी, अदर बैकवर्ड कास्ट इनको बोला जाता है, तो इनको भी ऐड किया गया है, ओके। इस रिजर्वेशन का मतलब, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व करने का मतलब कि सभी को इक्वल चांस मिले। जो वीकर सेक्शन है वो किसी भी रीज़न से ऐसा नहीं हो कि उनको चांस ही नहीं मिले, क्योंकि उनके पास में फैसिलिटीज़ कम थी तो डेफिनेटली उनको एजुकेशन कम मिली, उनके पास में रिसोर्स नहीं है, ये चांस ही नहीं है कि वो इलेक्शन जब आप लड़ते हैं तो थोड़ा बहुत मनी या रिसोर्स आपको चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है। तो जब उनके पास में रिसोर्स ही नहीं है, वो ऑलरेडी वीक हैं, तो वो कहाँ से लेके आएंगे। लेकिन अगर वो सीट को ही रिजर्व कर दिया गया तो बाकी सबके चांस पीछे रह जाते हैं, आपके पास ही चांस है तो और ऑलमोस्ट सबके पास में एक जैसे चांस है, तो वो कंपटीशन जो है वो फेयर कंपटीशन हो जाता है, ओके।
नेक्स्ट देखेंगे वोटर लिस्ट। अब देखिए हमने इलेक्शन देख लिया कि इलेक्शन के अंदर जो है कैसे उसको डेमोक्रेटिक बना सकते हैं। इलेक्शन के अंदर किस किस तरीके के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, विधानसभा इलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर किस तरीके से सीट्स जो हैं वो डिवाइड हो रही हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं हमारे यहाँ पे, वो भी हमने देखी। ठीक है, आप अपने स्टेट्स की, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हैं उसकी सीट्स आप लिख के रखेंगे कि आपके स्टेट में कितनी तो एमएलएज यानी एमपी के लिए सीट्स हैं, कितनी एमएलएज के लिए सीट्स हैं, तो वो सारी सीट्स भी आपको नॉलेज में रहनी चाहिए। ओके, अब आते हैं वोटर लिस्ट। अब क्या हो रहा है कि सारी चीज़ों का इलेक्शन डिसाइड हो गए, कौन से इलेक्शन होने वाले हैं, सब चीज़ें होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इज टू डिसाइड हु कैन और हु कैन नॉट वोट। यानी अब जो लीडर हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके बारे में तो हमने बात कर ली, लेकिन उनको वोट देने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो वोट कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, इन दोनों चीज़ पे बात करेंगे। तो द लिस्ट ऑफ एलिजिबल टू वोट इज प्रिपेयर्ड मच बिफोर द इलेक्शन। ऐसा नहीं है कि कल इलेक्शन है और आज हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, नहीं। एक तो इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं, एक आफ्टर 5 ईयर्स हो रहे हैं, रेगुलरली हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो जब इलेक्शन है, मान लीजिए नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है, तो उसकी लिस्ट जो है वो अभी से ही 1-1.5 साल पहले ही से ही बननी स्टार्ट हो जाती है, ताकि सारे के सारे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल जो वोटर्स हैं उनका नेम उस लिस्ट में ऐड हो जाए। लिस्ट इज कॉल्ड इलेक्टोरल रोल, या तो इसको इलेक्टोरल जो पर्टिकुलर नेम है वो तो क्या है इसका, इलेक्टोरल रोल। और वैसे कॉमन लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट। तो आपने सुना होगा अपने घर के अंदर भी कि आपने वोटर लिस्ट में नेम ऐड करवा लिया क्या, या अपनी वोटर लिस्ट से नेम कटवा लिया क्या। कटवाने का मतलब कि आप पर्टिकुलर किसी एरिया से कहीं दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, उस सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गए, तो क्या करना पड़ता है, उस वोटर लिस्ट से आपको नेम कटवाना पड़ेगा, न्यू वोटर लिस्ट में आपको नेम ऐड करवाना पड़ेगा, तो उसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एवरीवन शुड गेट इक्वल चांस टू चॉइस। अब मतलब ये कंडीशन क्या है वोटर बनने की, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। क्या आपको इसका थोड़ा सा भी आइडिया है कि वोट कौन दे सकता है? क्या आप अभी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स तो चलिए हर लाइफ में हम होल लाइफ स्टूडेंट रह सकते हैं, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, तो आप भी स्टूडेंट हैं, तो क्या हर कोई वोट दे सकता है? थोड़ा सा आइडिया आपको, बताइए आंसर। यस, हर कोई वोट नहीं दे सकता है, थोड़ी सी कंडीशंस वहाँ पे रहती है। सबसे बेसिक जो कंडीशन है वो ये रहती है कि आपकी एज जो है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स। 18 साल के अगर आप हैं या उससे ऊपर हैं, 18 या 18 से ऊपर हैं, तो आप वोटर लिस्ट में अपना नेम ऐड करवा सकते हैं। नाउ यू आर एलिजिबल टू वोट। ओके, सबसे बेसिक कंडीशन है। ठीक है, और क्या कंडीशन होती है, देखिए एक तो सबको एवरीवन शुड गेट इक्वल चांस टू चूज हर और हिज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब सबको चांस मिलना चाहिए। डजंट मैटर कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, कौन से रिलीजन से, कौन से क्रीड से, कौन से जेंडर से, कोई मैटर नहीं करता है, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। वी आर फॉलोइंग यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। हम किसको फॉलो करते हैं जब वोटर लिस्ट की बात करते हैं, यानी कौन वोट दे सकता है, तो हम ये देखिए ये नेम आपको बार बार इस बुक के अंदर देखने को मिल सकता है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि एक तो पर्टिकुलर एज जो है वो डिसाइड कर दी जाती है, वो अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। इंडिया में हमारे यहाँ पे 18 ईयर्स है, हो सकता है कोई दूसरी कंट्री यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को ही फॉलो करता हो, बट वहाँ पे एज 19 हो या 20 हो, 21 हो, कुछ भी हो सकता है, वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो जाने। हमारे यहाँ पे क्या है, ऑल द सिटीजन इज 18 ईयर्स और मोर, दे आर एलिजिबल टू कास्ट देयर वोट। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब आपकी एज 18 ईयर्स या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपका एक वोट बनेगा। उस वोट की वैल्यू क्या रहेगी, 1 वोट 1 वैल्यू 1 आपके पास में चांस रहता है कि आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके वोट की वैल्यू 1 है, आपके पापा के वोट की वैल्यू 2 है, वो अगर वोट डालेंगे तो उसको 1 वोट नहीं जाएगा, उस कैंडिडेट को 2 वोट जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर वोट कास्ट करेंगे तो आपके वोट की वैल्यू भी क्या है, 1 है, आपके मम्मी के वोट की वैल्यू भी क्या है, 1, पापा के 1, तो सबकी इक्वल वैल्यू है, सबके पास में एक ही वोट है। ऐसा नहीं है कि आपके 2 वोट बन जाएंगे, वोट आपका एक ही बनेगा। ठीक है, तो 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है,
तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ फुल एलिजिबल टू ऑल एलिजिबल वोटर्स पुट ऑन द वोटर लिस्ट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि सभी एलिजिबल जो वोटर हैं, अब एलिजिबल का मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा कि 18 या 18 से एज आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, किसी तरीके का कोई क्रिमिनल केस या कोई अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है जिसका थोड़ा सा मेंटली वो फिट नहीं है, तो कुछ रेयर केसेस में उनको अलग किया जा सकता है। हालांकि बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत जल्दी से ऐसा आउट नहीं करते हैं वोटर लिस्ट से किसी का भी नेम, लेकिन ये एक दो एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एलिजिबल वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट में उनका नेम डाला जाए। अ कंप्लीट रिवीजन ऑफ द लिस्ट टेक प्लेस एवरी 5 years। हर 5 साल के बाद में इस लिस्ट की रिवीजन होगी। रिवीजन का मतलब उसको रिवाइज किया जाएगा। क्यों रिवाइज किया जाएगा? आपको क्या लगता है? अभी हर साल, हर 5 साल बाद में इलेक्शन हो रहे हैं, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्शन के बाद में अब वोटर लिस्ट को भी हम हर 5 साल बाद में रिवाइज क्यों करना पड़ रहा है, बताइए। यस, वेरी गुड, सभी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हम हर साल एक जितनी एज के तो रहेंगे नहीं। मान लीजिए आज इलेक्शन हो रहे हैं, ये मान लीजिए 2020 के अंदर इलेक्शन हुए, ठीक है। आज मेरी एज जो है वो कितनी है? 16 है, ठीक है। आज मैं एलिजिबल नहीं हूँ वोट देने के लिए, ठीक है। अब आपका नेम तो नहीं है ना, वोटर लिस्ट में नेम नहीं है। मान लीजिए आपकी एज 16 है, आप आज के टाइम में एलिजिबल नहीं है वोट देने के लिए, अब वोटर लिस्ट में आपका नेम भी नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट इलेक्शन कब होंगे? नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 2025 में, ठीक है। 25 में इलेक्शन होंगे, तब आपकी एज क्या होगी? आज 16 है तो तब इलेक्शन में तब आपकी एज क्या हो जाएगी? तब तो आप 21 के हो जाओगे, तो अब तो आप एलिजिबल हो वोट देने के लिए, हो ना। तो अगर ये लिस्ट रिवाइज नहीं करेंगे तो उसमें आपका नेम ऐड कैसे होगा? इसलिए क्योंकि हर साल बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाते हैं, होते हैं ना, एज बढ़ती रहती है आपकी, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कट भी करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे रह रहे थे आज भी वहाँ पे रह रहे हो सकता है अपना नेम आपने जगह चेंज कर ली हो सकता है अपनी सिटी चेंज कर ली हो, आपकी जॉब की वजह से किसी भी रीज़न से आपकी सिटी चेंज हो गई हो, स्टेट चेंज हो गया हो, तो वहाँ पे तो आप हर बार इलेक्शन जब होंगे वोट देने नहीं जा पाओगे, आपको वहाँ पर वोट बनवाना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट में नेम ऐड करवाना पड़ेगा जहाँ पर आप रह रहे हो। तो इसलिए उस वोटर लिस्ट से नेम कट हो गया, दूसरी वोटर लिस्ट में ऐड हो गया। तीसरा एक रीज़न हो सकता है कि किसी की डेथ हो गई हो, ठीक है। किसी की डेथ हो गई है तो वो वोटर लिस्ट में नेम तो है लेकिन वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो फिर वोटर लिस्ट में आपको नेम कटवाना पड़ेगा, तो उनका नेम वहाँ से कट हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हर 5 years के बाद में ये वोटर लिस्ट क्या होती है? रिवाइज होती है, ठीक है। नया सिस्टम एक और आ गया था, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो इलेक्शन आईडी कार्ड उसको बोलते हैं, इलेक्शन वोटर कार्ड बोलते हैं उसको। तो एक आपकी फ़ोटो लगती है उस पर जो एलिजिबल वोटर्स हैं, और उसमें आपकी एज, नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम, व्हाटएवर सारी डिटेल्स वहाँ पे होती है। तो पहले क्या बीच में क्या हो रहा था कि ये जब हम वोट कास्ट करने जाते थे तो ये इलेक्शन कार्ड या वोटर कार्ड लेके जाना ज़रूरी होता था। अगर ये नहीं होता था तो आपको वहाँ पे इलेक्शन यानी वोट देने ही नहीं दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ऑल्दो ये सबको इक्वल करने के लिए और कुछ मतलब फेयर तरीके से इलेक्शन हो, इसके लिए इसको किया गया था। लेकिन अब जो इसको एपिक बोलते हैं, अब सिस्टम सारा ही ऑनलाइन हो गया है। आपका सारा डेटा जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल रहता है। आपका नेम ऐड होता है वोटर लिस्ट के अंदर, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें वहाँ पे ऐड हो जाती हैं। तो आप अपनी, अब क्या हो रहा है, अब आप किसी भी आईडी को लेके जाते हैं, लाइसेंस को लेके जा रहे हैं, आधार कार्ड को लेके जा रहे हैं, तो भी आप अपना वोट वहाँ पे कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था वोटर लिस्ट के बारे में। अब हम इलेक्शन करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बट पूरा रेडी नहीं हुए, अभी भी कुछ चीज़ें बाकी पड़ी हैं, तो चलिए उनके बारे में भी पढ़ते। तो अब वोटर लिस्ट में नेम भी ऐड हो गया है आपका। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, अब हम वोटर लिस्ट में ऐड हो गए हैं, वोट देने के लिए रेडी हो गए हैं, लेकिन किसको वोट देने वाले हैं हम? कोई नॉमिनेट तो होना चाहिए, कोई कैंडिडेट तो होना चाहिए। तो चलिए नॉमिनेशन करवाते हैं आपका। Our system provides anyone who can be a voter can be also
कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। देखिए हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमें ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, ऐसी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम में से कोई भी क्या बन सकता है, एक वोटर बन सकता है, और वही वोटर खुद कैंडिडेट भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन वोटर बनने के लिए जो टर्म्स और कंडीशन ज़रूरी है वो पहले आपको फुलफ़िल करनी होगी। कहीं ये ना हो कि मेरी इतनी बात सुन के और आप अपना नॉमिनेशन कराने दौड़ पड़ें कि ठीक है मैं भी इलेक्शन में एक कैंडिडेट के रूप में आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, तो चलिए मेरा नॉमिनेशन कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है, पहले आपको वोटर बनने की कंडीशन पूरी करनी होगी। वोटर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, एज 18 और 18+। ठीक है, तो ये सबको कहने का मतलब है कि सबको सिस्टम, ये इक्वालिटी है इसके अंदर कि आप जब वोटर बन गए हैं तो आपको एक कैंडिडेट बनने का भी राइट आ जाता है। एक डिफरेंस है छोटा सा, कैंडिडेट बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है। वोटर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी थी, 18 ईयर्स। अब आप कहेंगे 7 ईयर्स और बढ़ा दी, अब हमें इलेक्शन में खड़े होने के लिए 7 ईयर और वेट करना पड़ेगा। यानी पहले आप 7 ईयर्स तक सिर्फ और सिर्फ वोट कास्ट कीजिए, थोड़ा सा पॉलिटिक्स को और समझिए, चीज़ों को और समझिए। जब आप कैंडिडेट बनेंगे उसके लिए मिनिमम एज आपकी कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वोटर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी है, 18 ईयर्स। कैंडिडेट बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़े से और रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं, क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, बट बहुत ही एक्सट्रीम केस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अनसाउंड पर्सन है या किसी पर्सन पे इस तरीके का कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, उसमें भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अगर चला जाता है तो उसको कैंडिडेट बनने का राइट नहीं होता। ठीक है, फिर पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती है, अपना अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं। अब आप कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं, इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन में एज ए लीडर, एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसको लीड करना चाहते हैं, तो अब क्या होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ रहती हैं। हमारे यहाँ पे मेजर जो है वो बीजेपी, कांग्रेस और आजकल आप भी हैं, और भी कई पार्टीज जो है लोकल लेवल की पार्टीज़ भी रहती हैं। तो वो पार्टीज़ क्या करती हैं, अपना अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट करती हैं, यानी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एक पर्सन को एज ए कैंडिडेट आपके सामने यानी पब्लिक के सामने लेके आती हैं। और जब वो किसी पर्सन को अपना कैंडिडेट बनाती है, उस पार्टी की तरफ से अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है तो उसको बोलते हैं पार्टी टिकट। आपने सुना होगा जब इलेक्शन होते हैं तो उसको टिकट मिल गई, उस पर्सन को टिकट मिल गई, तो ऐसा नहीं है वो बस वाली टिकट मिल गई या रेलवे जो ट्रेन वाली टिकट मिल गई। पार्टी टिकट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर पार्टी से आपको ऑथोराइज कर दिया गया है कि अब जो इलेक्शन आप लड़ेंगे वो इस पार्टी का टैग आपके ऊपर लगने वाला है। ठीक है, अब विश टू कॉन्टेस्ट नॉमिनेशन फॉर्म, यानी अब वो पर्सन जो चाहता है कि मैं इलेक्शन लड़ूं, कैंडिडेट बनूं, वो क्या करेगा, एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, अब नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में थोड़ी सी मनी भी लगती है जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट थोड़ा जमा कराना पड़ता है नॉमिनेशन फॉर्म के साथ में, और ये आउट ऑफ सिलेबस बात है कि जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाते हैं तो अगर पर्टिकुलर कुछ लिमिट मिनिमम वोट्स होते हैं, अगर उतने वोट्स भी आप नहीं लेके आए तो वो सिक्योरिटी आपकी वहीं जमा हो जाती है, वापस नहीं मिलती है। उन नंबर ऑफ वोट से आप ज़्यादा ले आए हैं तो इलेक्शन के बाद में आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जितना भी आपने जमा कराया था वो मिल जाता है। ठीक है, और अब एक बहुत अच्छा काम कर दिया है कुछ टाइम से कि जब भी नॉमिनेशन आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है, लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उसके पॉइंट्स देखेंगे कि क्या क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को। उनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कोई क्रिमिनल केस उनके ऊपर चल तो नहीं रहा, कोई पेंडिंग केस हो जो उनके नाम से उनके पास में उनके ऊपर चल रहा हो, अगर कोई है तो उसको उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उस कैंडिडेट को डिटेल ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज़, कैंडिडेट की भी और उस कैंडिडेट की फैमिली की जो एसेट और लाइबिलिटी है वो भी आपको डिक्लेयर करनी पड़ेगी जब फॉर्म फिल करते हैं कि मेरी आज के टाइम में इतनी एसेट है, इतनी लाइबिलिटी है, मेरी फैमिली के अंदर मेरी जो वाइफ है या मेरे हस्बैंड है उनकी इतनी एसेट है, उतनी लाइबिलिटी है। तो ऐसा क्यों करना पड़ता है,
आपको क्या लगता है कि ये सेल्फ डिक्लेरेशन क्यों करना पड़ता होगा? ये जो है एसेट लायबिलिटीज़, ये इन सब का डिक्लेरेशन इसलिए करना पड़ता है ताकि जो इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि सारा इलेक्शंस का काम, इनसे रिलेटेड काम जो है वो कौन देखता है? इलेक्शन कमीशन देखता है, ठीक है। तो उनको ध्यान में रहे कि जब आप नॉमिनेशन आपने फॉर्म फिल किया था तब आपकी एसेट लायबिलिटी कितनी थी, और कहीं आप जीत गए और 5 साल के बाद में आपकी एसेट और लायबिलिटी, जब वो आप रिज़ाइन करते हैं या जब वो पद छोड़ते हैं जो भी कैंडिडेट हैं, तब भी उनको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है। उससे क्या हो जाता है? कंपैरिजन हो जाता है कि लीडर बनते टाइम, यानी जब रिप्रेजेंटेटिव बनते टाइम आपकी एसेट और लायबिलिटी कितनी थी और आज कितनी है, इन 5 सालों में आपने कितना ग्रो किया खुद का, ठीक है। अगर नायक मूवी देखी हो अनिल कपूर की, तो उसमें जब वो अमरीश पुरी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि इस टाइम में आपकी प्रॉपर्टी इतनी थी और ये पिछले 5 सालों में या 10 सालों में बढ़कर इतनी हो गई है। तो आप तो एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज आपके पास में इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीज़न होता है, इसीलिए इनको डिक्लेरेशन देना पड़ता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, यानी उस कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितने आप पढ़े लिखे हैं, वो भी आपको उसके अंदर देना पड़ता है। ऑल्दो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई एजुकेशन की कोई लिमिट नहीं है, या मिनिमम कोई क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है कोई भी लीडर बनने के लिए, एमएलए या एमपी बनने के लिए। तो आपकी बुक के अंदर भी ऐसा दिया हुआ है कि आप क्या सोचते हैं कि क्यों नहीं है, तो उसके कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं कि वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग, या ये जो आपकी पॉलिटिक्स हैं, जब आप लीड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके क्या है, आपकी सराउंडिंग चीज़ें हैं, और उनको आप अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करते हुए आ रहे हैं। और ह्यूमन जो है वो क्या है, एक इंटेलेक्चुअल बॉडी रहता है, यानी उनका माइंड जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एजुकेशन मिली हो तभी उन चीज़ों का आपको एक्सपीरियंस हो। जब प्रैक्टिकली उन चीज़ों को देखते हैं तो आपको उनकी नॉलेज आ जाती है, और उन प्रॉब्लम्स को आप खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो समझ में आती है वो चीज़ें। और अगर क्वालिफिकेशन बेस पे अगर आप उनको देखेंगे कि जो इतना क्वालिफाइड है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो 50 to 70% पीपल तो वैसे ही आउट हो जाएंगे। तो ये इनका ओपिनियन है। बट आज के टाइम में हमें ये लगता है, और पर्सनल, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, कि कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लीडर्स की हमारे होनी चाहिए, जिससे कि आज जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आज आप क्लास 7th में हैं, 9th के अंदर हैं, और आपको हम इन चीज़ों की नॉलेज दे रहे हैं। इससे पहले भी 6th 7th 8th के अंदर हम इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। अब पढ़ते हुए आ रहे हैं तो चीज़ें समझ में तो आ रही है ना, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, ये क्वालिफिकेशन होती है, ये मिनिमम एज है, सब चीज़ें आपको नॉलेज देते जा रहे हैं। और वो चीज़ अब जब आप थ्योरी में पढ़ रहे हैं और उनको अपने सराउंडिंग देखेंगे तो उनको कनेक्ट कर पाते हैं। तो कुछ ना कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बट अभी तक हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। तो वो राइट है या रॉन्ग है, उसका डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं। डेफिनेटली गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ उसके अंदर सिस्टम कर रखा है, तो सोच के ही कर रखा होगा, और हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें और चेंज आएँ, ठीक है। फिर आते हैं, आपने नॉमिनेशन भी करवा दिया, हम वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़ गया लोगों का, आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, चलिए वैसे तो नहीं कर पाएंगे, अभी आप स्टूडेंट हैं, बट एक बार लेक्चर के अंदर आपको ये समझ लेते हैं कि आप कैंडिडेट बनना चाहते हैं, आपको पर्टिकुलर जिस भी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, जिसको पसंद करते हैं, उसकी टिकट भी आपको मिल गई है। अब टिकट मिल गई है, अब क्या होता है बताइए, थोड़ा याद कीजिए। जब इलेक्शन होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलता है कि चारों तरफ सिर्फ इलेक्शन की बातें हो रही है। घर में मम्मी पापा दादा दादी सब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो पार्टी ऐसे है, वो पार्टी ऐसे है, वो कैंडिडेट के बारे में, इनके बारे में, वो जीतेगा, वो हारेगा, होता है ना ऐसे बात। तो बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हम चल रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन के बारे में। अब कैंपेन क्या होता है? कैंपेन मतलब कि एक तरीके का हम प्लान लेके चल रहे हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का, ठीक है, अभियान लेके चल रहे हैं। तो क्या होता है इलेक्शन कैंपेन के अंदर? टू सेलेक्ट ए गुड रिप्रेजेंटेटिव नेसेसरी टू हैव फ्री एंड ओपन डिस्कशन कि विच वन इज़ गुड या बेटर बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि गुड कौन है वो तो जब वो रूल करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन
एट प्रेजेंट जो हमें कैंडिडेट्स दिख रहे हैं उनमें से हमें कौन बेटर लग रहा है उसको हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सबको अपनी बात कहने का चांस मिलना चाहिए, सबको इक्वल राइट होना चाहिए, तो अब जो कैंडिडेट्स ने जिन्होंने भी यहाँ पे नॉमिनेशन करवा लिया, अलग अलग पार्टी से आ रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं हमारे पास में कैंडिडेट, अब हमें सेलेक्ट करना है कि हम किस पर्सन को चाहते हैं कि हमारे एरिया से एमएलए या एमपी जो भी बने। अब क्या होगा कि कैंपेन शुरू होता है। कैंपेन शुरू का मतलब कि सब लोगों को, यानी जो कैंडिडेट हैं उनको भी अपनी बात कहने का चांस तो मिलना चाहिए ना, वो आपकी प्रॉब्लम सुने और खुद की पॉलिसीज़ आपको बताएं कि वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए। वो आपने उनको प्रॉब्लम बताई कि हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी बेसिकली, ठीक है। और वो कैंडिडेट आपको ये बताएंगे कि ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम है, हम इनको भी सॉल्व करेंगे, और कुछ अपनी तरफ से भी वो हो सकता है कुछ आपको वो दें कि हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ओपन करवाएंगे, हम यहाँ पे स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल की बहुत रिक्वायरमेंट है तो हम यहाँ पे स्कूल ओपन करवाएंगे, या और जो भी उनकी पॉलिसीज़ हैं इस तरीके का, वाटर टैंक लगवाएंगे, वाटर कूलर लगवाएंगे, बहुत सारे अपने तरीके से वो पॉलिसीज़ अपनी बता सकते हैं। और ये मैंने बहुत लोकल लेवल की बात की है, तो जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो बहुत पॉलिसी जो होती है, जो एजेंडा होता है वो बहुत हाई लेवल का रहता है। उसके अंदर जो संविधान होता है, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, एक्ट होते हैं, नए एक्ट लाने की, नए बिल लाने की बात की जाती है, बहुत सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं। तो उसके लिए फ्री और ओपन डिस्कशन होना ज़रूरी है कि पब्लिक भी अपनी बात कह सके और जो कैंडिडेट आया है वो भी अपनी बात कह सके कि मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ये कैंपेन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैंपेन जो है वो कैसे होते हैं, ये कैंपेन होते हैं सच टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक पीरियड बिटवीन अनाउंसमेंट टू पोलिंग, यानी जब अनाउंसमेंट हो जाती है कि अब इतनी डेट को यहाँ पे इलेक्शन है और पोलिंग, मतलब किस डेट को इलेक्शन है उससे 2 वीक पहले जो है वो आपकी अनाउंसमेंट है, ठीक है। अब अनाउंसमेंट और उसके बीच में थोड़ा सा 3-4 डेज़ का बीच में और गैप रखा जाता है, तो वो जो 2 वीक्स होते हैं उस 2 वीक्स के अंदर इलेक्शन कैंपेन करने की हर पार्टी को परमिशन होती है। इससे पहले किसी तरीके का ऐसा वो था नहीं रूल, तो बहुत टाइम पहले ही लोग लग जाते थे, साउंड जो है वो आपको आसपास सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का सुनता था, मीटिंग्स का, तो ऐसा नहीं होता है। अब 2 वीक्स का ही आपको टाइम दिया गया है कि 2 वीक के अंदर आपको जो मीटिंग कैंपेन करना है आप कर लीजिए। कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इस 2 वीक के टाइम में, यानी कैंपेन का जो टाइम होता है उसमें वो क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं वोटर्स के पास में, यानी जहाँ से जिस एरिया से वो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट बन के आ रहे हैं वहाँ के जो वोटर्स हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, इलेक्शंस मीटिंग होती हैं, और क्या क्या होता है, मोबिलाइज देयर सपोर्टर, एक नई तरीके का वो कैंपेन का एक नया तरीका है जिसमें क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक जीप या कार के अंदर इस तरीके से खड़े हैं और मूव करते हुए, और आसपास जो लोग हैं वो उनको देख रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, ये तो मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स के बीच में मोबिलाइज करते हुए जाते हैं। न्यूज़पेपर के अंदर आपको ऐड देखने को मिलती है, टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट देखने को मिलता है, टीवी के अंदर रूटीन में आपको बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारे जो बहस होती है वो आपको सुनने को मिलती है। तो चारों तरफ क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस की ही बात हो रही होती है, ठीक है। पार्टीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, पब्लिक इशू पे फोकस करती हैं, और ये हम 2 वीक्स जो हैं वो तो एक टाइम पीरियड वो है जिसके अंदर वो वोटर से डायरेक्टली वैसे मिल रही हैं, लेकिन क्या करती है वो यूँ नहीं है कि सिर्फ उस 2 वीक्स के अंदर ही अपनी प्रिपरेशन करती है। जब इलेक्शन आने वाले होते हैं उससे 1 ईयर पहले ही, 2 ईयर्स पहले ही सारी प्रिपरेशन होनी शुरू हो जाती है एक्चुअल में। तो पार्टी जो है वो क्या करती हैं, पब्लिक इशू पर फोकस करती हैं कि आज के टाइम में उस पर्टिकुलर एरिया की या कंट्री की क्या बेसिक प्रॉब्लम है, कहाँ पे समस्या आ रही है। तो कुछ स्लोगन भी दे देते हैं, कुछ पुराने टाइम के कुछ स्लोगन्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, तो चलिए उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि कुछ फेमस स्लोगन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। 1971 के अंदर जब हमारी PM इंदिरा गांधी बनी, उस टाइम में जब कैंपेन चल रहे थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक स्लोगन आया, गरीबी हटाओ, क्योंकि उस टाइम में कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, लोग हंगर से मर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट आ रही है तो उन्होंने इस तरीके का प्रॉमिस किया लोगों से, पब्लिक से, कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो हम कंट्री से
पॉवर्टी जो है वो हटा देंगे। तो ये स्लोगन दिया, तो लोगों से बात की, तो उससे क्या होता है कि एक प्रॉपर मैसेज पहुंचता है कि आपका एजेंडा क्या है, आप किस थीम पे काम करना चाहते हैं आगे आने वाले 5 सालों के अंदर, जो मतलब मेन फोकस आपका किस पे रहेगा, ठीक है। ऐसे ही 1977 के अंदर एक स्लोगन आया, सेव डेमोक्रेसी। सेव डेमोक्रेसी का क्यों, ये जो जनता पार्टी, जयनारायण व्यास जो इसके लीडर थे, उन्होंने ये स्लोगन दिया सेव डेमोक्रेसी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट चल रही है यहाँ पे, तो क्या हुआ था कि उस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी ने प्राइम मिनिस्टर थी क्योंकि, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कंट्री के अंदर। तभी आप देख रहे हैं 71 की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आफ्टर 5 ईयर्स जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं, जबकि यहाँ पे हम कब बात कर रहे हैं 77, यानी 7 ईयर का गैप हो गया। 2 साल इलेक्शन हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे इलेक्शन आने वाले थे, किसी रीज़न से इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, जिससे 2 साल और जो इलेक्शन आगे चले गए। और जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है कंट्री के अंदर, तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, यानी जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए हैं, वो सभी भंग हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी जो है वो खतरे में आ जाती है। तो इसीलिए इन्होंने कौन सा स्लोगन दिया, सेव डेमोक्रेसी का। तो वो यहाँ पे एक मैसेज जा रहा है कि आप उस इमरजेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उस पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनकी जो थ्योरी है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्लोगन गया। तो इस तरीके के और भी तमिलनाडु के अंदर जो है वो इस तरीके के स्लोगन, जो भी उस टाइम में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनको फोकस करते हुए, उन इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए स्लोगन्स बनाए गए। तो जिस तरीके के भी एक्सपीरियंस हुए, उनको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ लॉज बनाए गए हैं कि इन लॉज को आपको इलेक्शन के टाइम में फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो सभी पार्टीज जो है वो क्या हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, वहाँ के लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे कि पब्लिक के अंदर पीस नहीं रहे या कंट्रोवर्सी हो जाए। तो उन सब के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं ताकि बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन हो सके, किसी तरीके की कोई कंट्रोवर्सी नहीं हो। टू मेक इलेक्शन फ्री एंड फेयर सम लॉज हैव मेड। क्या क्या है कि जो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये पार्टीज़ के लिए और कैंडिडेट्स के लिए कुछ लॉ बनाए गए हैं, ठीक है। उनको बोला गया है कि आप किसी भी तरीके की ब्राइब या वोटर्स को थ्रेटन नहीं करेंगे, यानी ना तो आप किसी को रिश्वत देंगे अपना काम निकालने के लिए। पहले बीच में ऐसा हो रहा था, या कई जगह पे होता भी होगा कि वोटर्स को अपने फेवर में करने के लिए कुछ रुपीज़ उनको दे दिए जाते हैं कि आप ये इतने रुपीज़ रखिए और आप वोट अपना हमारी फेवर में कास्ट कीजिए। या कई बार डरा के भी वोटर्स को अपने फेवर में वोट कास्ट किए जाते हैं। तो इस तरीके की आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो ये वापस बोल रही हूँ, ये लॉज, ये नियम जो है वो किसके लिए है, कैंडिडेट्स के लिए है जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं, वोटर्स के लिए नहीं है। नेक्स्ट वन इज अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन। मतलब अपील टू देम मतलब वोटर्स को किसी भी तरीके की ऐसी अपील नहीं करेंगे कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मैं आपकी कास्ट से बिलोंग करती हूँ, मैं आपकी रिलीजन से बिलोंग करती हूँ, तो आपका वोट जो है वो कहाँ जाना चाहिए, सिर्फ मेरे पास में जाना चाहिए। तो ऐसा किसी भी तरीके की कोई भी कैंडिडेट अपील नहीं करेगा, ठीक है। फिर यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, यानी कि जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, जो सिर्फ पब्लिक रिसोर्सेज हैं तो उस पर सबका राइट है। तो कोई भी कैंडिडेट पर्टिकुलर अपने कैंपेन के लिए, अपने इलेक्शन के बेनिफिट के लिए उस एरिया को, उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करेगा। स्पेंड कितनी करनी है, मनी जो स्पेंड करनी है वो 25 लाख इन लोकसभा इलेक्शन पर कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। जितनी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो पर कॉन्स्टिट्यूंसी मैक्सिमम कितने रुपीज़ आप खर्च कर सकते हैं, 25 लाख रुपीज़ जो हैं वो आप मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। ऐसे ही जो विधानसभा या असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर मैक्सिमम क्या लिमिट है, 10 लाख रुपीज़। इससे ज़्यादा आप रुपीज़ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। अब ये पहले नहीं थी ये लिमिट और ये बना दी गई है। और जितनी भी मनी इन्होंने स्पेंड की है उसका प्रॉपर डिटेल जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास में इनको जमा करवाना होता है, ताकि इलेक्शन कमीशन को ये पता चले कि किस किस चीज़ में आपने कितने रुपीज़ खर्च किए हैं। और किसी भी
जो माल प्रैक्टिसेस के अंदर अपने रुपीस खर्च नहीं किए, स्पेंड नहीं किए हैं। फिर ये इलेक्शन के अंदर बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे ये कैंपेन स्टार्ट होता है, जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर होते हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स अपने आप ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। वो क्या होता है कि जो कुछ 2-3 पॉइंट्स है इसके अंदर, तो आप किसी भी जो टेंपल है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, किसी भी रिलीजियस प्लेस को आप अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये कैंडिडेट्स के लिए हैं, क्योंकि वो आप पर्टिकुलर, फिर इसका मतलब वहाँ पे अगर आप अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, तो आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को या कास्ट को या उसको फोकस कर रहे हैं, या उन लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड जो फिर से यही ऑलमोस्ट यही पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज हैं, एयरक्राफ्ट हैं, या जितने भी उनके व्हीकल्स हैं, उन रिसोर्सेज को आप इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो मनी स्पेंड करनी है उसका आपको मैक्सिमम दे दिया गया है। तो आप अपने लेवल पे उसको अपने खर्चे कीजिए और हमें बताइए। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है, ठीक है। और थर्ड वन इज़ कि आप जो पार्टी अभी रूलिंग पार्टी है, यानी जो पावर के अंदर है, वो क्या करे, उसके पास में उसने मान लीजिए कोई ऐसा डैम बनवा दिया, या कोई ऐसा बिल्डिंग बनवाई है, कोई ऐसा टेंपल बनवाया है, या कोई ऐसा स्कूल, हॉस्पिटल या ऐसा कुछ बनवा दिया। तो क्या करते थे पहले, ऐसा होता था कि जब इलेक्शन आने वाले होते तब उसकी फाउंडेशन रखते थे। तो उससे क्या होता था, वो उसके अंदर काउंट होता था, क्योंकि वो सभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, सभी टीवी के ऊपर आ रहा है कि इस टाइम में ये मिनिस्टर ने, या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, या हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस हॉस्पिटल के फाउंडेशन किया है, यानी अब ये बनने वाला है। तो वो वहाँ पे उनके उन काम के अंदर काउंट हो जाता है, जिससे लोग जो है वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअल में वो गलत मैसेज जाता है, जबकि वो काम पहले या फिर बाद में होने वाला है, उस टाइम में नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये भी एक कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में किसी भी, चाहे वो आप मिनिस्टर हैं, कुछ भी हैं, आप किसी भी तरीके की फाउंडेशन या इनॉग्रेशन आप किसी भी प्रोग्राम की नहीं करेंगे। तो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं जो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद में आप नहीं कर सकते, कैंडिडेट्स नहीं कर सकते हैं, या पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, अब चलिए, अब इतना कुछ हो गया, इलेक्शन नॉमिनेशन भी करवा दिया, इलेक्शन कैंपेन भी हो गए हैं, तो चलिए पोलिंग भी करवा देते हैं। अब पोलिंग के अंदर क्या होता है कि वोटर लिस्ट बन गई है, वोटर लिस्ट आपके पास में आ जाती हैं, सभी जो भी उनके मेंबर्स होते हैं, जो भी सर्विसमैन होते हैं, वो आपके घरों तक वोटर लिस्ट पहुंचा देते हैं। आपका यहाँ पे ये बूथ है, वहाँ पे आपको जाके इलेक्शन के अंदर वोट कास्ट करना है। वोट जब आप कास्ट करने जाते हैं तो हर पार्टी को एक राइट रहता है कि वो अपना एक कैंडिडेट या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन वहाँ पे भेज सकती हैं। क्यों भेज सकती हैं? वो इसलिए भेज सकती हैं कि एक जगह तो इलेक्शन होते नहीं हैं, अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग बूथ बने होते हैं, ठीक है। वोटिंग बूथ बनते हैं, वो ऑलमोस्ट स्कूल वगैरह या कुछ ऐसी जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज रहते हैं प्लस प्राइवेट रिसोर्सेज को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे बूथ बना दिए जाते हैं, वहाँ पे हर पार्टी का एक कैंडिडेट का कोई ऑथोराइज्ड पर्सन वहाँ पे रुक सकता है, ताकि जब वोटर्स वोट देने आ रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि दूसरी पार्टी का कोई जो कैंडिडेट है या पर्सन जो है वो उसको बात करके बहला रहा है कि नहीं आप इलेक्शन वोट के टाइम इधर नहीं इधर दीजिए, कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है अपने तरीके से। तो इसलिए वहाँ पे आपको राइट है कि आप अपना कैंडिडेट या वहाँ पे ऑथोराइज्ड पर्सन भेज सकते हैं, ठीक है। फिर जब इलेक्शन होते हैं, जब वोट कास्ट हो रहे हैं, तो पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होता था। बैलेट पेपर मतलब एक स्लिप होती थी, उसके ऊपर सभी कैंडिडेट्स के जो सिंबल होते हैं, चुनाव चिन्ह होते हैं, वो लगे होते हैं, पर्टिकुलर उसकी पिक्चर लगी होती है, नेम होता है, और उस पर आपको स्टैम्प करना होता है, उसको फोल्ड करके आपको बॉक्स के अंदर डालना होता है। लेकिन अभी जो है वो सभी जगह, ऑलमोस्ट सभी जगह ईवीएम जो मशीन है वो आ गई है। ईवीएम मशीन, ईवीएम के अंदर क्या होता है कि आपके पास में सारे कैंडिडेट्स के नेम जो है वो एक मशीन के अंदर होते हैं, वहाँ पे उनका जो इलेक्शन का जो सिंबल है वो भी लगा हुआ है, उनका नेम लगा हुआ है, पिक्चर भी लगी होती है। उसके सामने वाले बटन को आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में बीप का साउंड होता है, उससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ इलेक्शन जो है जिसको हमने वोट दिया है वो वोट उसके पास में चला गया है, हो गया। फिर उसके बाद में क्या करता है कि एक स्लिप निकल के आती है, आपको स्लिप नहीं, उसी के अंदर जो मशीन होती है वीवीआईपी मशीन, उसके अंदर आपको उसका पिक्चर दिख जाता है कि यहाँ से
जिसको मैंने वोट दिया मेरा वोट वहीं गया है ना। तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो गई है इलेक्शन के अंदर, ताकि किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ नहीं कर सके। क्योंकि जब काउंटिंग होती थी पहले तो भी कई बार कैंडिडेट्स जो हैं उन चीज़ों को थोड़े माल प्रैक्टिसेस करके उसको मैनिपुलेट कर लेते थे अपनी जैसे। लेकिन अब ईवीएम की वजह से बहुत चीज़ों के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो गई है। जिसको आपने वोट कास्ट किया आपका वोट वहीं जा रहा है और आपको हैंड टू हैंड वो चीज़ रिकग्नाइज भी हो रही है कि यस वहीं गया। फिर क्या होता है, सभी ईवीएम मशीनों को, सभी ईवीएम्स को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है, कलेक्ट हो गई वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कूल में या जो भी उनकी जगह होती है वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी होने के बाद में एक पर्टिकुलर डे डिसाइड होता है कि इस डेट को काउंटिंग होगी। देखिए वोट कास्ट करने का दिन और काउंटिंग का दिन अलग अलग रहता है, ठीक है। आपने आज वोट कास्ट किए, हो सकता है आफ्टर 10 डेज जो है उसका रिजल्ट आए, आफ्टर 1 मंथ भी आ सकता है। क्योंकि जब आप जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि ऑल्दो एक टाइम में होते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा टाइम के गैप में हो सकते हैं। तो सबकी ईवीएम मशीनें एक बार में आ जाएंगी, उनकी काउंटिंग जो है वो एक दिन स्टार्ट होती है। फिर पर्टिकुलर जिस दिन काउंटिंग स्टार्ट है उस दिन पर्टिकुलर टाइम पे सभी ईवीएम मशीनें ईवीएम जो है वो ओपन होती हैं, फिर उनकी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होती हैं और फिर आपके रिजल्ट जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब रिजल्ट आएंगे तो जैसे मैंने बताया कि जो पार्टीज़ की मेजॉरिटी रहेगी उन पार्टीज़ की गवर्नमेंट बन जाती है। अगर हम जनरल इलेक्शन की बात करें तो हम पीएम को इलेक्ट कर रहे हैं, तो जिनको 543 के अंदर से 274 सीट्स आ गई हैं वो उनके लीडर जो हैं वो पीएम बन जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे सीएम की बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के अंदर तो वहाँ पे हम सीएम को इलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैपन होती हैं। हमने सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, जो भी उनकी बेसिक चीज़ें थी उन सबको कवर किया है। नॉमिनेशन से लेके वोटर लिस्ट में नेम ऐड करने से पहले किस तरीके से डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, सारी चीज़ों को ऐड करते हुए अब हमने जो वोट हैं वो भी कास्ट कर लिए हैं, इलेक्शन भी हो गए हैं और रिजल्ट भी आ गया है और आप लोग जीत भी गए हैं। अब आप देखिए आप में से कौन सीएम बनने वाला है और कौन पीएम बनने वाला है। तो अभी भी इस चैप्टर में बहुत कुछ चीज़ें बाकी हैं, उनको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक इन सभी पॉइंट्स को आप रिवाइज़ कीजिए। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन हैं, बीच में से क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो उनको भी आप अच्छे से रिवाइज़ करें, रिवीजन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।